जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सुरक्षा बल ने आतंक की तिजोरी का पता लगाकर उसे जब्त कर लिया है। यह आतंकियों की वो तिजोरी है जिसके जरिए हमले की बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की उस साजिश को नाकाम करते हुए आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने वाला प्रहार किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से सामने आई ये तस्वीर एक ही साथ कई साजिशों को बेपर्दा करती है। भारी मात्रा में मिले ये जानलेवा हथियार और गोला बारूद सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के बाद सामने आए हैं। जिला राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में सुरक्षा बल के साथ हुए एक ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद जब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया तो वहां से भी हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। हथियारों की ये खेप देखने के बाद कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि जम्मू कश्मीर में आतंक की घुसपैठ कराने की साजिश लगातार रची जा रही है। लेकिन इसी बीच सुरक्षा बल की सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई में उस रैकेट का भी पता चल गया जिसके जरिए आतंक की फंडिंग की जा रही थी। घाटी में आतंकी टोली में भटके हुए नौजवानों को भर्ती करने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक तरफ सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिश में है तो वहीं दूसरी तरफ पैसों का लालच देकर जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। एलओसी पर आतंकी संगठनों ने हवाला का नेटवर्क तैयार कर लिया है। पुंछ में एक ऐसा ही नेटवर्क पकड़ा गया है और एक बड़ी राशि बरामद की है जो सीमा पार से आई थी और जम्मू कश्मीर में आतंकियों तक पहुंचाई जानी थी। पुलिस और सेना के अलावा दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पैसा पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बड़ी रकम भेजी है। पुंछ जिले में एलओसी के नजदीक बालाकोट इलाके में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें एक हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ। सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों तक पैसा पहुंचाने वाले गिरोह को पकड़ा जिसके पास से 25 लाख रुपए की रकम बरामद हुई। सुरक्षा बल के सूत्रों के मुताबिक ये रकम आतंकियों की टेरर फंडिंग के लिए आईएसआई ने सरहद पार से भेजी थी। इसी बीच सुरक्षा बल के ऑपरेशन में मेंढर इलाके के गंगा गली के पास से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। पिछले ही महीने कश्मीर से आतंकवाद के लिए नौजवानों को आतंकी संगठन में भर्ती करा रहे कश्मीर के आतंकियों को सुरक्षा बल ने पकड़ा था और सुरक्षा बल को उन्हीं आतंकियों से इस बात का भी पता चला था कि एलओसी के आसपास के इलाकों में हवाला रैकेट सक्रिय है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह इस समय राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं और आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों से जो हथियार बरामद हुए हैं उससे सुरक्षा बलों को अंदाजा हो गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है, क्योंकि कश्मीर घाटी में लगातार आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इसी बीच शोपियां में सरहद पार से घुसपैठ करके आए आतंकियों की एक टोली ने सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान बुरी तरह जख्मी हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पुलिस ने हाईटेक सिस्टम से सभी पहलुओं पर अपनी नजर बना रखी है। पुलिस की पैनी नजर की वजह से ही आतंकी भर्ती का पर्दाफाश हो सका। पुंछ के पास सुरक्षा बल ने आतंकियों के साथ पहुंचे हथियारों के जिस जखीरे को पकड़ा उसमें 2 AK राइफल व भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसको देखकर आतंकियों के मंसूबों का पता चल जाता है। पिछले 5 दिनों से एलओसी के आसपास जिला राजौरी में आतंकियों के साथ छिटपुट मुठभेड़ का सिलसिला भी जारी है और थन्ना मंडी इलाके को पूरी तरह से घेर कर सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कश्मीर में आतंक की जिहादी तिजोरी पर सुरक्षा बल के प्रहार से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई कश्मीर घाटी में आतंक की घुसपैठ करवाने की फिराक में लगी हुई है और इसके लिए वो हर तरह की साजिश रच रही है। शायद रुपयों का लालच उसे अभी तक ज्यादा रास आता रहा है, लेकिन अब आईएसआई के इस दांव पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। वहीं दिल्ली में एक भड़काऊ वीडियो पर काफी हंगामा हो रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो शूट किया गया। इस वीडियो में कुछ लोग भड़काऊ नारेबाजी करते हुए देखे गए, साथ ही कुछ लोग वर्ग विशेष के लोगों को धमकाते हुए भी नजर आए। इस वीडियो की जांच पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को लेकर कनॉट प्लेस थाने पर काफी हंगामा हुआ। पहले प्रदर्शन, फिर प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण को लेकर एफआईआर और अब भड़काऊ प्रदर्शन को लेकर हुई गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। नई दिल्ली थाने से लेकर कनॉट प्लेस तक हंगामा ही हंगामा। इस हंगामे के पीछे एक भड़काऊ वायरल वीडियो है। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर भारत बचाओ आंदोलन के बैनर तले एक प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान कुछ लोगों ने प्रदर्शन स्थल के पास भड़काऊ भाषण दिया और वर्ग विशेष के खिलाफ नारेबाजी की।
जब वायरल वीडियो को लेकर कुछ सामाजिक संगठनों ने शिकायत की तो नई दिल्ली थाने में रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू हुई और 10 अगस्त को पुलिस ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में कनॉट प्लेस थाने पर खूब हंगामा हुआ। इसकी वजह से थाने के सामने सड़क पर लंबा जैम लग गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय जिस प्रदर्शन के संयोजक थे, उसी दौरान कुछ लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी की। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच के आधार पर दीपक सिंह, दीपक कुमार, विनीत, प्रीत सिंह और विनोद शर्मा को 9 अगस्त की रात को हिरासत में लिया, जिसके बाद सुबह अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि 8 अगस्त को जंतर मंतर पर भारत बचाओ आंदोलन का बैनर लेकर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें दिल्ली बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की तस्वीर लगी थी। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के भड़काऊ वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुए कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। हमने एक एफआईआर दर्ज किया था 8 तारीख को। उसमें एक पर्टिकुलर संप्रदाय है, उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी। इस तरह का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया और बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हमने किया, उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है और इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान बनाए गए वीडियो की जांच में साफ है कि उसमें वर्ग विशेष को धमकाने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो से जुड़े कुछ और सच सामने आ सकते हैं। 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी थी, उसी दौरान ये कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई के बाद हंगामा और सियासत जारी है। अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन का हक सभी को है, लेकिन ऐसे मौकों को नफरत फैलाने वाली साजिश के लिए इस्तेमाल करने का हक किसी को नहीं है। वहीं टोक्यो से लौटे पदक वीरों का जादू आम लोगों से लेकर नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों के सम्मान में खड़े होकर ताली बजाई और अपने सांसदों से कहा कि वो अपने इलाके में खेलों को बढ़ावा दें। इसी बैठक में प्रधानमंत्री ने खेल मंत्र देने के साथ साथ कुछ सांसदों पर नाराजगी भी जताई और कई सांसदों से उनको टोका। और क्या क्या हुआ देखिए। नीरज चोपड़ा needs no introduction more. कभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सम्मान, The first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. तो कभी केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की मौजूदगी में स्वागत। भारत माता की। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अपने घर पहुंचने तक टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान जारी है और खिलाड़ियों के धाकड़ प्रदर्शन की ये गूंज केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक तक में सुनाई पड़ी, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों के हौसले और हुनर का गुणगान करते बताए गए। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद सांसदों के बीच खिलाड़ियों के जज्बे को सराहा और देश के पदक वीरों के सम्मान में सांसदों के साथ खड़े होकर तालियां बजाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों के घर जाएं और उनका सम्मान करें। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सांसदों को अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी दी और अपने अपने क्षेत्रों में खेल कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा। उन्होंने खेलों से जुड़े काम को मिशन की तरह करने का निर्देश दिया। all players, especially who won the medals, and they were congratulated. And Bharatiya Janata Party, parliamentary party, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, not only we congratulated, and आगे भी इसमें जो ट्रेनिंग इसके लिए प्रेरणा देने का काम है वो हम सतत करेंगे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री का जोर भारत में खेल संस्कृति पर बढ़ावा देने का रहा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में टोक्यो ओलंपिक्स में मिली ऐतिहासिक सफलता के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। मौजूदा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस ऐतिहासिक सफलता का जिक्र किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों से आह्वान किया कि वो युवाओं और बच्चों में क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के लिए भी जुनून पैदा करने की दिशा में काम करें। संसदीय दल में ही नहीं, प्रधानमंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम में भी खेलों का जिक्र किया और दावा किया कि खेल पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर के नाम पर किए जाने से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी।
देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। जिस वक्त प्रधानमंत्री बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कई खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहा था, जिसमें देश के स्वर्ण पुत्र नीरज चोपड़ा भी थे। नीरज चोपड़ा को 7 अगस्त को भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला था। इसके सम्मान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने का ऐलान किया। देश में खेल के बदले माहौल से नीरज गदगद दिखे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इसे देश में खेल और खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य का संकेत बताया। आशा करता हूं क्योंकि हाँ, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, हम ऊपर सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो वही फैसिलिटी और बहुत जो एथलीट्स को ज़रूरत होती है, डाइट या उनको, वो सारा धीरे धीरे करके उनकी पूरी हो रही है। तो हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल जो आने वाला जो फ्यूचर होगा इंडियन स्पोर्ट्स का, तो वो अच्छा होगा। ओलंपिक्स में नीरज की ही तरह बजरंग पूनिया ने भी तिरंगे का मान बढ़ाया। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग से जब न्यूज 18 के संवाददाता नीरज कुमार का सामना हुआ, तो बजरंग ने उन्हें भी कुश्ती के दांव पेच सिखाए। जाहिर है ये वक्त खेल के मैदान में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के जय जयकार का है। टोक्यो में खिलाड़ियों ने जैसा प्रदर्शन किया, उससे देश में खेल प्रेम को लेकर नई लहर जगी है। यही लहर खिलाड़ियों के लिए सम्मान और नए मौके उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह सांसदों को खेलों के प्रति सजग और सक्रिय रहने का मंत्र दिया है, उससे खेल जगत की प्रतिभाएं नए जुनून के साथ देश का परचम लहरा सकेंगी। यूपीएससी की तरफ से होने वाली केंद्रीय सशस्त्र बल की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। परीक्षा में एक सवाल बंगाल में चुनावी हिंसा पर पूछा गया। इस सवाल को लेकर बीजेपी और टीएमसी में ठन गई है। यही है सीएपीएफ, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा का वो प्रश्न पत्र जिस पर बंगाल की राजनीति गर्मा गई। इसमें सवाल नंबर 3 में 10 अंकों के लिए 200 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखने को कहा गया। रिपोर्ट लिखने के लिए विषय दिया गया बंगाल में चुनावी हिंसा। इसी सवाल पर तृणमूल कांग्रेस भड़क गई और इसे यूपीएससी के बजाय किसी दल विशेष की तरफ से पूछा गया प्रश्न बताया जाने लगा। एक प्रश्न दे दिया, ये पोस्ट पोल वायलेंस का बंगाल में क्यों इतना होता है, इसका ऊपर बोलो। ये तो नहीं पूछा हाथरस में क्या हुआ, ये तो नहीं बोला त्रिपुरा में क्या हो रहा है। टीएमसी ने यूपीएससी पर बीजेपी के अंग की तरह काम करने का आरोप मढ़ दिया। सीएपीएफ की परीक्षा में पूछे गए सवाल ने राजनीति करने वालों को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। टीएमसी का कहना है कि ये सवाल राजनीतिक ध्येय से पूछा गया है और बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। वहीं बीजेपी इस सवाल को जायज ठहरा रही है। बीजेपी का तर्क ये है कि जिस मुद्दे ने देश भर को हिलाकर रख दिया, उस बारे में छात्रों को पता होना ही चाहिए। इस बीच राजनीतिक मुद्दों पर अपनी सियासत की रोटियां सेकने वाले को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है। नौकरी के लिए पूछे गए सवाल पर टीएमसी की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई तो बीजेपी भी मैदान में आ गई। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं की गिनती शुरू कर दी। 140 व्यक्ति को, जिनमें ज्यादातर बीजेपी समर्थक ही है या बीजेपी कार्यकर्ता है, हत्या किया गया है चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। तो टीएमसी जब ये किए थे उस समय उनका कोई आपत्ति नहीं था। यूपीएससी के प्रश्न पत्र में फिलहाल तो एक ही सवाल मुद्दा बनता दिख रहा है, लेकिन नजरें प्रश्न पत्र के दूसरे सवालों पर भी है। मसलन पहले सवाल में 20 नंबर के लिए जिन विषयों पर निबंध लिखने को कहा गया था, उनमें एक था भारत में दलगत राजनीति एक फलता फूलता पारिवारिक व्यवसाय है। इसी तरह 20 नंबर के लिए एक और विषय पर अपना नजरिया पक्ष या विपक्ष में लिखने को कहा गया, जिसका सवाल था राजनीति से प्रेरित है किसान आंदोलन। धीरे धीरे इन सवालों पर भी बहस शुरू हो चुकी है।
तृणमूल कांग्रेस ने यूपीएससी से इस प्रश्न पत्र को वापस लेने की अपील की है। पार्टी ने यूपीएससी से दूसरे प्रश्न पत्र के साथ फिर से परीक्षा लेने की मांग की है। इस मामले ने जिस तरह तूल पकड़ा है, उसकी गूंज बंगाल के बाद दूसरे जगहों पर भी सुनाई पड़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल फोन हैकर आसानी से देख सकते हैं? ये साइबर ठगी की ऐसी साजिश है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने फोन पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हैकर अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा है। मुंबई पुलिस को जब इस हैरान करने वाले साइबर क्राइम का पता चला तो मालूम हुआ कि ये सब एक ऐप के जरिए होता है। देखिए न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई साइबर ब्रांच को बीते हफ्ते एक ऐसी शिकायत मिली जिसने साइबर ठगों के हैरान करने वाले नए हथकंडों को उजागर किया। शिकायत के मुताबिक इसके लिए साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के जरिए शिकार को फंसाते हैं और फिर अनोखे तरीके से उन्हें चूना लगाते हैं। मैंने फेसबुक पे उनका ऐड देखा था जिनमें आईसीआईसीआई का लोगो और पूरा आईसीआईसीआई से मतलब ऐसा ही लग रहा था कि ओरिजिनल है। जैसे एजेंट लोग अपना सेल बढ़ाने के लिए प्रमोट करते हैं वैसा प्रमोट किया था उन्होंने। उसके बाद में उसने बोला कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है और वो सब जो आप बता रहे हो उस हिसाब से आप एलिजिबल हो तो आपको वीडियो केवाईसी कराना होगा। आप मुझे वीडियो केवाईसी करा दो, उसके बाद में मैं आपका 52,000 का लिमिट बैठता है उसके ऊपर, वो आपका कार्ड का प्रोसेस मैं करवा दूंगा। ये तरीका क्या है और इसे किस तरह अंजाम दिया जाता है, ये जानने के लिए हमने मुंबई के एक साइबर एक्सपर्ट अंकुर पुराणिक की मदद ली। अंकुर पुराणिक ने ठगों के काम करने के तरीके को विस्तार से बताया। एक एप्लीकेशन हमने जस्ट डेमो के लिए इंस्टॉल किया है यहाँ पर और ये विक्टिम है जिनके फ़ोन के स्क्रीन को मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो मैं है वो उनको एक आईडी पूछूंगा कि मैं 100% फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट हूँ और आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी है। तो आपको ये ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक साइबर ठग इन मामलों में गूगल प्ले स्टोर से ऐसे ऐप डाउनलोड करने को कहता है जिसका इस्तेमाल कस्टमर केयर अपने ग्राहकों की मदद के लिए करता है। ऐप के डाउनलोड होते ही आईडी जनरेट होती है। साइबर ठग सबसे पहले फोन मालिक से वो आईडी पूछता है। आईडी बताते ही फोन मालिक को साइबर ठग की तरफ से एक कनेक्शन रिक्वेस्ट मिलता है और एक बार इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते ही फोन पर ठग का शिकंजा कस जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे पूछा गया है कि अलाउ रिमोट सपोर्ट। तो अगर मैं डिनाई करूँगा तो कनेक्ट नहीं होगा, बट ऑलरेडी उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया है तो मैं यहाँ से इनको अलाउ करूँगा। तो मैंने अलाउ कर दिया, तो शायद उन्हें एक्सेस अभी मिल जाएगा। और मैं अभी कर रहा हूँ स्टार्ट नाउ। तो ये स्टार्ट नाउ। ओके, ये आपके स्क्रीन पे ये स्क्रीन है आपकी। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसा मेरा फोन जैसे है वैसा ही है। ओके, बट एक्चुअल में यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी देखिए ये इनका फोन है, इनको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या इनके सिस्टम पर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अंकुर जो एक हैकर का रोल अदा कर रहे हैं, ये देखिए इनके सिस्टम पर है जो पूरा फोन का इन्होंने एक्सेस ले लिया है। यानी मदद वाली तकनीक का इस्तेमाल ठगी के लिए। ऐसे मामलों में फोन हैक नहीं होते बल्कि साइबर ठग सॉफ्टवेयर की मदद से आपके फोन स्क्रीन तक पहुंच जाता है और जब भी आप अपने फोन स्क्रीन पर कुछ भी करेंगे दूर बैठा साइबर ठग आसानी से आपके स्क्रीन को देखता रहता है। यानी कि मतलब साफ है कि जब भी आप अपने फोन स्क्रीन पर कुछ भी कर रहे हो या फिर किसी ऐप को खोल रहे हो या फिर अपने मैसेज को देख रहे हो या फिर बैंक डिटेल को खोलकर उसमें ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी सारी डिटेल और सब कुछ दूर बैठा साइबर ठग आसानी से आपके स्क्रीन की हर चीज देख सकता है। अंकुर पुराणिक ने हमें कैमरे पर ऐसा करके दिखाया ताकि न्यूज़ 18 के दर्शक इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। हम अभी मैसेजेस में जाएंगे जो SMS है जिसमें OTPs नॉर्मली हमें आते हैं। ओके, तो फर्स्ट या सेकंड मैसेज कोई भी हम फर्स्ट मैसेज ओपन करेंगे। तो ये देखिए ये पूरा जस्ट गो टू फर्स्ट मैसेज। या फर्स्ट मैसेज में फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग का कोई OTP नहीं है, एक जस्ट कंपनी का OTP है। तो ये देखिए ये OTP यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। मुझे उनको पता नहीं है कि मैं उनकी स्क्रीन देख पा रहा हूँ। मुंबई के अलावा देश के दूसरे कई हिस्सों से भी साइबर ठगी के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन शातिर ठग नई नई तरकीबों से लोगों को लूट रहे हैं। इसीलिए आपसे हर बार ये अपील की जाती है कि फोन जब भी बैंकिंग कीजिए बहुत सोच समझकर और पूरी
तरह सजग होकर कीजिए। वहीं कोरोना संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है और इस बीच दिल्ली के ताजा सैंपल टेस्ट और नए वेरिएंट को लेकर भविष्यवाणी थोड़ी डरा रही है। दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए दिल्ली के 80% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगस्त में नए वेरिएंट से नई लहर आ सकती है, लेकिन अगर नया वेरिएंट सितंबर या उसके बाद आया तो राहत के चांस हैं। कोरोना महामारी की 2 लहर की दुश्वारी से गुजरने के बाद तीसरी लहर की आहट को लेकर दिल्ली अलर्ट पर है और तीसरी लहर की आशंका को लेकर बेहद सतर्क भी दिखाई दे रही है। इसी बीच दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से डेल्टा वेरिएंट के जो नतीजे सामने आए, उसने दिल्ली को राहत की सांस लेने का मौका दिया है, क्योंकि कोरोना का जो वेरिएंट अभी पाया जा रहा है उसे दिल्ली के मरीज एक बार लड़कर हरा चुके हैं। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने जो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार की थी, उसके अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं और इन नतीजों ने दिल्ली को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल जो सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, उसमें से 80% सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। ये वो वेरिएंट है जिसने दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में काफी कहर बरपाया था और इससे हम काफी हद तक अब जंग जीत चुके हैं। ऐसे में राहत की बात ये रही कि इस जीनोम सीक्वेंसिंग में कोई नया वेरिएंट नहीं पाया गया है, लेकिन इस बीच सरकार का ये कहना है कि तीसरी लहर के कहर से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए दिन रात ये कोशिश की जा रही है कि दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। डेल्टा वेरिएंट अभी तक दुनिया के 135 देशों तक पहुंच चुका है। ये जानकारी WHO ने अपनी रिपोर्ट में दी। जून में भेजे गए सैंपल में से 86.6% और मई में भेजे गए सैंपल में से 81.7% में वायरस के डेल्टा वेरिएंट की पहचान की गई। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में भेजे गए सैंपल में से 53.9% में वेरिएंट पाया गया था। डेटा से यह भी पता चला कि अब तक NCDC में की गई जांच में दिल्ली के 5,752 सैंपल में से 1,689 में डेल्टा वेरिएंट मिला। राहत की बात यही है कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में जो भी केस सामने आए वो डेल्टा वेरिएंट के ही थे, जिसने जबरदस्त कहर बरपाया था। जो सेकेंड वेव थी या दिल्ली की 4th वेव थी, उसमें भी 80% से ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट ही था। तो हमने उस टाइम के जो सैंपल हमारे पास रखे थे उनको भी सीक्वेंसिंग करा के देखा है और उसके बाद वाले भी, दोनों में लगभग बराबर 80% डेल्टा वेरिएंट ही आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक हो सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि राजधानी में अभी तक ये वेरिएंट किसी भी मरीज में नहीं पाया गया। मगर इस नए खतरे को देखते हुए दिल्ली में तैयारियों में अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। दिल्ली सरकार 37,000 बेड की तैयारी कर रही है। इस बार 12,000 ICU बेड तैयार हो रहे हैं। पिछली बार 6,000 ICU बेड थे और लगभग 22 से 23,000 ही बेड थे, लेकिन इस बार ये संख्या दोगुनी करने की तैयारी है। जानकारों का कहना है कि अगर संक्रमण दर 0.5% तक पहुंचती है तो पहला लेवल स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये दर 1% होती है तो दूसरा लेवल शुरू हो जाएगा। 2% में तीसरा लेवल स्टार्ट हो जाएगा और 5% संक्रमण दर होने पर चौथा लेवल शुरू हो जाएगा। इसे रेड अलर्ट माना जाएगा। डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलने को लेकर की गई एक स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अन्य स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर तेज गति से खुद को बढ़ाने लगता है। यही वजह है कि इस वेरिएंट को सबसे घातक माना जा रहा है और इसकी जद में आने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। देश के कुछ हिस्सों में जो खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के समाचार मिले हैं, उसने स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें।